नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें कौन सी है सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। प्राइमेट 4 में आज आपको दिखाएंगे राहुल गांधी जब पुंछ पहुंचे तो वहां पर लोगों ने उनसे क्या कहा और किस तरह की मदद मांगी। पूरी खबर विस्तार से आपके सामने होगी। इसके अलावा आपको बताएंगे पुलिस आखिर क्यों जासूसी के आरोपी ज्योति का काइकोलॉजिकल टेस्ट करवाना चाहती है। काइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। आज आपको दिखाएंगे बिहार के समस्तीपुर में दबंगों का क्रूर चेहरा, जब युवक की कमरे में बंद करके बेरहमी से पिटाई कर दी गई। लेकिन ऐसा किया क्यों गया, ये पूरी खबर डिटेल आपको इस बुलेटिन में मिलेगी। और प्राइमेट 4 में आज आपको बिहार के कानून व्यवस्था की एक और तस्वीर दिखाएंगे, जहां से वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम से आ रही है बड़ी खबर के साथ। विजन नदारद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल इस बैठक में शामिल होंगे। ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुई। बैठक की थीम विकसित राज्य से विकसित भारत 2047 रखी गई। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीति आयोग की 10वीं बैठक, इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, कुछ एक को छोड़ के। सिद्धरमैया, पिनराई विजयन और ममता बनर्जी नहीं आई। ममता बनर्जी हालांकि पहले भी बैठकों में नहीं शामिल हुई है जो नीति आयोग की हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग है। भारत का विकास कैसे होगा और राज्य कैसे मिलकर भारत के विकास में भागीदारी देंगे, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि इतनी इंपॉर्टेंट बैठक जिसमें देश के विकास से जुड़ी हुई चीजें हो रही हैं, उसमें ममता बनर्जी, सिद्धरमैया और पिनराई विजयन नहीं पहुंचे। सिद्धरमैया और पिनराई विजयन का हो सकता है अपना कोई कारण हो, लेकिन ममता बनर्जी इससे पहले भी नीति आयोग की बैठकों में नहीं पहुंची। हमारे सहयोगी रविकांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, इस बार के नीति आयोग की इस बैठक का थीम है कि राज्य को मिलाकर कैसे देश की प्रगति की जा सकेगी। 2047 का विकसित भारत का एक टारगेट इसमें नजर आता है जो भारत सरकार ने मोटिव इस बैठक का रखा है। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री इससे नदारद हैं। क्या इस बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है? देखिए अनुराग, इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो संदेश रहा है वो ये कि अगर राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर काम करते हैं टीम इंडिया की तरीके, तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में इसलिए कहा क्योंकि इस तरीके की बैठकें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं और व्यक्तिगत अपने विरोध के आधार पर इस बैठक में हिस्सा ना लेना ये कहीं ना कहीं राज्यों का नुकसान करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वो टीम इंडिया हैं जो एक साथ अगर मिलकर काम करते हैं तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। पंजाब की तरफ से कुछ अपने व्यक्तिगत मुद्दे उठाए गए। भाखड़ा नांगल जो डैम है, डैम की सिक्योरिटी जो सीआईएसएफ को दी जा रही है, उसको लेकर पंजाब ने अपना विरोध किया। इसके साथ ही जो बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्रियों हैं, उन्होंने अपने अपने राज्यों के बारे में बताया कि किस तरीके से राज्य जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको अपने स्टेट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अनुराग ये बात कही कि हम कोई भी योजना को अगर बनाते हैं और केंद्र में अगर वो बहुत अच्छे तरीके से लागू होती है तो आम जनता का भला होता है और यही इस बैठक का उद्देश्य होना चाहिए। और इस बैठक में जितने भी टारगेट सेट किए जाएंगे उसको अचीव करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं तो जनता के हितों की भलाई होगी। ठीक है रविकांत, बहुत शुक्रिया। बैठक पर नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। इस बीच नीति आयोग की बैठक को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको दिखाते हैं। अब इस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं जो हर 5-7 साल में फिर मियाद आगे बढ़ा देती है। 2022 में जो होना था अब बोल रहे हैं 2047 तक होगा, तो 2047 की विषय में अभी चर्चा करना कोई न नीति आयोग के लिए उचित है न हमारे आपके लिए उचित है। मुझे लगता है इनको ये सब बैठकें अब 2045 में करनी चाहिए जब ये विपक्ष में होंगे। खैर, ममता बनर्जी गई थी, अचानक उनको बोलने के समय माइक बंद कर दिया। तो ये ममता बनर्जी उस समय भी प्रोटेस्ट किए थे। ममता बनर्जी हमारी सुप्रीम लीडर है, उसको अगर अपमान किया जाता तो उसके खिलाफ खड़ा होना है
तो इसलिए हम नहीं किया। जाके भी कोई फायदा नहीं, मैं जैसा बताया, क्योंकि कोई पावर नीति आयोग में है नहीं। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं गोरखपुर में कैसे गौ तस्कर का एनकाउंटर किया गया। गोरखपुर के शाहपुर थाना इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक वांछित गौ तस्कर साहब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गए थे। सहदेव सिंह गोहिल एक हेल्थ वर्कर है और उसके पास संभावित जो जानकारी इकट्ठा होती थी, सीमा से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई, वो पाकिस्तान ट्रांसफर किया करता था। अब आपको डिटेल में इस जासूसी के खेल के बारे में समझाते हैं। दरअसल एटीएस ने कच्छ बॉर्डर से सहदेव गोहिल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी एजेंट से यह सीधे संपर्क में था। पाकिस्तानी एजेंट का कोड नेम अदिति भारद्वाज है। बीएसएफ और भारतीय नेवी की जासूसी का आरोप इसी शख्स पर है। भारतीय सिम पाकिस्तानी एजेंट को इसने दिया था। हनी ट्रैप का शिकार हुआ है सहदेव गोहिल। जासूसी के लिए बताया जा रहा है कि इसे एक बार में 40,000 रुपए मिला करते थे। एटीएस द्वारा प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने में बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कच्छ का यह नागरिक पाकिस्तानी महिला के हनी ट्रैप में फंसा हुआ था। खास तौर से यह व्यक्ति द्वारा इंडियन नेवी एवं बीएसएफ के महत्वपूर्ण एस्टैब्लिशमेंट की खबरें एवं फोटोज द्वारा ये पाकिस्तानी महिलाओं को निरंतर भेजता रहता था। मध्य प्रदेश के दमोह में मिशन अस्पताल के फर्जी डॉक्टर का केस अभी आप नहीं भूले होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के ही जबलपुर में एक और फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया। हालांकि ये डॉक्टर एमबीबीएस तो है, लेकिन डिग्री लेने के लिए इसे मुन्ना भाई बनना पड़ा था। रिपोर्ट आप देखिए। दमोह के मिशन अस्पताल की तरह ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी फर्जी डिग्री और फर्जी नाम के आधार पर बृजराज सिंह उइके डॉक्टर बना हुआ था। अस्पताल में उसका काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसी दौरान एक रेलवे अधिकारी की मां की इलाज के दौरान मौत हो गई और जब पीड़ित ने डॉक्टर सतेंद्र सिंह से मिलना चाहा तो अस्पताल प्रशासन नानुकुर करने लगा और यहीं से मामले का खुलासा हुआ। कुछ ऐसे तथ्य निकले थे कि इन्होंने जो डॉक्टर थे बृजराज उइके, उनका असली नाम सत्येंद्र है, जो उनके एक स्कूल के मित्र थे बृजराज उइके, उनके नाम का सहारा लेके और उनके डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करके यहाँ पे मार्बल सिटी हॉस्पिटल में जो है डॉक्टरी कर रहे थे। अब इस फर्जी डॉक्टर की असली कहानी सुनिए। डॉक्टर बृजराज सिंह उइके का असली नाम तो सतेंद्र सिंह है और ये उधार का बृजराज सिंह नाम किसी और का नहीं बल्कि उसके ही बचपन के दोस्त का है। लेकिन कहानी हैरान करने वाली है। शातिर सतेंद्र सिंह ने बृजराज सिंह से उसकी हाई स्कूल 12वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र लिया और फिर उसी के आधार पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर डॉक्टर बन गया। क्या डॉक्यूमेंट लिए रहा आपसे? मेरे से 10th 12th की मार्कशीट और जाति और आय निवास वगैरह। उसके बाद वो आपकी डिग्री से पढ़ाई कर रहा था? जी। दरअसल ये पूरा फर्जीवाड़ा इसी तरह चलता रहता अगर उस रात रेलवे के अधिकारी की मां की अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मौत न हो गई होती। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और आगे बढ़ते हुए प्राइमेट 4 में आपको दिखाते हैं मौसम के सितम से जुड़ी 5 तस्वीरें। मॉनसून ने अभी दस्तक नहीं दी है, लेकिन इस बेमौसम बरसात ने अभी से गुजरात के कई हिस्सों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। अमरेली में कल देर रात आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे पूरा शहर थम गया। आंधी इतनी तेज थी कि कई पेड़। अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। सोनप्रयाग से शुरू होने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हैं। इन भक्तों की सुविधाओं के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई।
भले ही पहाड़ों में इस वक्त मौसम हर पल बदल रहा हो, लेकिन भक्तों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी धूप होती है तो कभी छांव, लेकिन बाबा के जयकारे लगाते हुए लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी रोहित डिमरी की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ पर आपको लंबी लाइन में लगना पड़ा, कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसा कि ये पहाड़ी क्षेत्र है और प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्राउड एक साथ में बहुत ज्यादा हो जाता है तो पब्लिक को भी फर्ज बनता है कि वो अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन दे और मदद करे प्रशासन का, यहाँ की जो लोकल व्यवस्था है उसका। तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं भी झारखंड से आई हूँ, बाबा नगरी से आई हूँ और यहाँ का मनोरम दृश्य देख के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो बाबा केदारनाथ की यात्रा को करीबन कह सकते हैं 22 से 23 दिन हो गए हैं। 5 लाख का जो आंकड़ा है वह भी पार हो चुका है। अब समझ आ सकता है कि आगामी दिनों में जब हॉलीडे रहेंगे, छुट्टियां रहेंगी, तो और अधिक संख्या में यहाँ पे बाबा केदार के दर्शनों को लेकर भक्त पहुंचेंगे। रोहित डिमरी, टाइम्स नाउ, नवभारत, सोनप्रयाग। बाबा के दर्शन कर चुके कुछ और श्रद्धालुओं से टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने बातचीत की। उन्होंने किस तरह के रिएक्शंस दिए वो आपको सुनाते हैं। हम सबसे यही कहेंगे, यहाँ पर आए, चारधाम यात्रा गए, बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद ले और अपना जीवन सफल बनाए। गवर्नमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट टोकन से आधे घंटे में दर्शन कर लिए और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट का और व्यवस्था का, ये सब इतना इजी से हो पा रहा है। बीच बीच में 1-1 किलोमीटर में चिकित्सा के जो कैंप्स है वो भी अच्छे हैं और जो भी रास्ते साफ सफाई है सब बढ़िया है और हमें बहुत अच्छा लगा केदारनाथ आके। जय केदार। झांसी में हाईवे पर सिर्फ कार निकालने को लेकर जमकर बवाल हुआ। बात यहां तक पहुंची कि एक युवक ने चाकू तक निकाल लिया। आखिर हंगामा हुआ क्यों, आपको दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। वीडियो की शुरुआत में एक शख्स कार सवार 2 लोगों के साथ मारपीट करता हुआ दिखता है। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हो रही है। कार सवार गाड़ी ऑपरेशन लगातार जारी है। साथ ही ड्रोन के जरिए भी इस तेंदुए को पकड़ने के लिए निगरानी की जा रही है। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तेंदुए के लिए पिंजरा तैयार कर लिया गया है। 500 मीटर लंबा जाल बिछाया गया है ताकि ये तेंदुआ फंस जाए, लेकिन 24 घंटे हो चुके हैं। अब तक वन विभाग के हाथ खाली हैं, प्रशासन के हाथ खाली हैं। ये तेंदुआ कहीं किसी और पर हमला ना कर दे, ये बहुत बड़ा चिंता का सबब है। वाराणसी में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान तेंदुए ने तीसरी बार अपनी लोकेशन बदली है। शिरई गांव के बाद अब जो उसका लोकेशन है वो ये बरियासनपुर बताया जा रहा है और टॉप एंगल से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वही एरिया है जहां पर आज सुबह तेंदुए को स्पॉट किया गया यानी देखा गया। और इसके बाद से जो इस इलाके के रहने वाले जो लोग हैं उनकी दिलों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। चेहरे पर खौफ साफ तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। थोड़े बहुत खेत जरूर आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसके आसपास अगर आप देखें तो ये रिहायशी इलाका है। और जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये एक डिग्री कॉलेज की जो छत है वहां से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी खौफजदा हैं, क्योंकि आते जाते कब तेंदुआ उनके ऊपर अटैक कर दे इसका खतरा लगातार बना हुआ है। आखिर जो तेंदुआ है वो जंगल के रास्ते किस तरीके से यहाँ पर पहुंचा और अब वो खेतों को छोड़कर रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगा है। और यही कारण भी है कि जो लोग हैं वो अब लाठी डंडे का सहारा लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। ये खबर आई है कि एक तेंदुए ने इस पूरे इलाके में आतंक मचा रखा है। कहीं ना कहीं जो गाँव के लोग हैं वो भी खौफ में जी रहे हैं। थाईलैंड से खबर है, यहाँ एक पुलिस का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जहां एयरफोर्स बेस के करीब ये दुर्घटना हुई है। खबर ये मिल रही है कि हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने पैराशूट से छलांग लगा दी थी। हादसे के कारण अब तक पता नहीं चल पाया। थाईलैंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश, ये हेलीकॉप्टर पुलिस का था। किन कारणों से? गोलियों की बौछार है और ये डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीति से सरकार है। बक्सर में जिस तरह से गोलीबारी हुई है और बालू कारोबारी के बीच में, बालू माफियाओं के बीच में जिस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से बक्सर थर्रा उठा है, इसमें कहा जा रहा है कि 3-4 लोगों की मौत हुई है
बिहार में हो क्या रहा है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो गया। एफआईआर अब तक लिखकर नहीं दिया है। पुलिस तथ्यों की जांच कर रही है। जो भी नामजद अभियुक्त होंगे अथवा पुलिस अपने साक्ष्य के आधार पर जो भी इस कुकृत्य में शामिल है वो जल्द से जल्द ही कानून के जबड़े में आएगा और कोई बिहार में ऐसे आपराधिक तत्व को बचाने वाला नहीं है। कानून उनको जबड़े में कैद कर करके कैद खाने में डालेगा। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ज्योति मल्होत्रा का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया जा सकता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए जांच, दरअसल ज्योति के असली व्यवहार की जांच इसी साइकोलॉजिकल टेस्ट से हो सकेगी। पता चलेगा कि ज्योति कितना सच बोल रही है। टेस्ट बताएगा कि क्या ज्योति कुछ छुपा रही है। ज्योति की मानसिक रिपोर्ट, मानसिक स्थिति का पता इस साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट से पता चलेगा। अपराध करते वक्त मनोस्थिति ज्योति की कैसी थी, ज्योति की मनोस्थिति प्रोफाइलिंग की जाएगी इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए और इसीलिए इस साइकोलॉजिकल टेस्ट को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इधर ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल में मौजूद सबूत को लेकर उसके पिता से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आपको ये सुनाते हैं। ज्योति मल्होत्रा के पिता